नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज से अपन फर्स्ट रिवीजन यानी कि सिविक्स का एपिसोड समर्पित कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस सीरीज़ से आप नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर लें, जिससे इस सीरीज़ में जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टाइम पर। देखते हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन का तो क्वेश्चन ही हमारा यहाँ पर फर्स्ट है, गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस मतलब फर्स्ट रिवीजन की सीरीज में हम उन्हीं क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आप लोगों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गुट निरपेक्षता का आशय है गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी गुट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ये देश अपनी स्वतंत्र नीति अपना सकते हैं। यानी कि गुट निरपेक्षता का मतलब ये है, यानी कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उस समय पूरी दुनिया दो भागों में बटने लगती है। यानी कि एक उस समय सोवियत संघ था और दूसरी महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ, ये पूरी दुनिया में दो महाशक्ति थी। तो अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा वाला देश था। ठीक है, यानी कि जो देश पूंजीवादी में विश्वास रखते थे वो अमेरिका के साथ जुड़ रहे थे, और कुछ देश ऐसे थे जो यानी कि समाजवादी विचारधारा वाले थे, वो सोवियत संघ के साथ जुड़ रहे थे। ठीक है, तो ऐसे में जो नव स्वतंत्र देश यानी कि जिनके लिए नई नई आज़ादी मिली थी, जैसे भारत जैसे देशों को, पाकिस्तान है ना, तो ऐसे देश नव स्वतंत्र देशों के लिए मतलब एक नीति उन्होंने चलाई थी नेहरू जी, मतलब भारत के द्वारा ही हालांकि इस नीति को अपनाया गया था, गुट निरपेक्ष नीति। गुट का मतलब ये दो दुनिया में गुट हैं बड़े बड़े जिन्हें महाशक्ति कहते थे, जैसे अमेरिका और सोवियत संघ, इनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो नव स्वतंत्र देश हैं जिनके लिए नई नई आज़ादी मिली है वो भी अपनी स्वतंत्र नीति अपना सकते हैं। ठीक है, उन्हें किसी भी देश के मतलब गुट के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा है। यानी कि जो नव स्वतंत्र देश हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, उन्हें भी किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी महाशक्ति के पीछे, किसी भी गुट के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी स्वतंत्र नीति अपना सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी गुट के पीछे हैं तो गुट से हमें परमिशन लेनी पड़ती है बहुत सारी चीज़ों का। अगर हमें परमाणु बम बनाना है तो जिस गुट में हम शामिल हैं उससे हमें परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप परमाणु हथियार बना सकते हैं या नहीं बना सकते, है ना। अगर हम अपनी स्वतंत्र नीति अपनाए रहेंगे तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। तो अपनी स्वतंत्र नीति अपनाए हुए हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? तो पहला उद्देश्य यही था इसका, साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवाद की नीति का विरोध करना। साम्राज्यवादी देश उन्हें बोला जाता है जो अपने राज्य का हमेशा विस्तार करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों का विरोध करना गुट निरपेक्षता आंदोलन का उद्देश्य था। और इसका एक उद्देश्य ये भी था उपनिवेशवाद की नीति का भी विरोध करना। उपनिवेशवाद का मतलब है कि किसी दूसरे देश पर शासन करना उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों का विरोध करना और साथ ही विश्व में हथियारों की होड़ पर रोक लगाना। यानी कि पूरे विश्व में जो लगातार हथियार बनाए जा रहे हैं बहुत से देश, इन पर भी गुट निरपेक्षता का उद्देश्य ये भी था कि हथियारों पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि हथियारों से बहुत ज़्यादा हानि होती है। जैसे कि परमाणु बम वगैरह बनते हैं तो इनका पहले परीक्षण होता है। कहीं पर अगर परीक्षण करेंगे तो उसे चला करके देखोगे तो उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगा, है ना, और इससे खतरा भी बना रहता है। मान लीजिए मैं एक परमाणु बम बना लेता हूँ तो पड़ोसी डरेगा और पड़ोसी भी बनाएगा, तो पूरा विश्व जो है परमाणु बम ही बनाने लगेगा। उनका मतलब क्या करेगा, परीक्षण भी करेगा, जिससे बहुत सारा पैसा भी खत्म होगा और आपस में लड़ाई झगड़े भी बढ़ेंगे, एक दूसरे से डरते रहेंगे। ठीक है, तो विश्व शांति नहीं हो सकती हथियारों की वजह से। हथियार की वजह से अशांति को जन्म देता है। अगर कोई हथियार बना रहा है तो क्या है, पड़ोसी उससे हमेशा डरता रहेगा। अब डरेगा तो डर का माहौल पैदा होगा, तो इससे शांति तो होगी नहीं विश्व में, है ना। तो गुट निरपेक्षता का उद्देश्य ये भी था कि विश्व में हथियारों की होड़ पर रोक लगाना। तो आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से। अगर कोई मतलब आपको प्रॉब्लम आ रही हो समझने में तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ परिवर्तन करूँगा समझाने में। ठीक है, सजेशन के तौर पर मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो मार्शल योजना का अभिप्राय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो जाता, उसके बाद की बात है ये। ठीक है,
तो यहाँ पे यही लिखा, मार्शल योजना का आशय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए आर्थिक सहायता करने से है। यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो यूरोप के देश जिनके पास मतलब जो अपनी अर्थव्यवस्था को चला नहीं पा रहे थे, उनका मतलब लड़ाई में युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, मतलब गरीब हो गए थे, तो उनकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अमेरिका ने उनकी सहायता करी थी। तो सहायता के लिए उन्होंने एक योजना बनाई थी कि इस योजना के अंतर्गत आपकी सहायता की जाएगी। उस योजना का नाम रखा गया था मार्शल योजना। तो आप समझ गए होंगे मार्शल योजना का मतलब यही था कि जो यूरोप के कुछ गरीब देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था जो पटरी पर लाने के लिए एक योजना चलाई गई थी, उसी योजना का नाम रखा गया था मार्शल योजना। तो आई होप आप समझ गए होंगे मार्शल योजना क्या थी। यानी कि अमेरिका के द्वारा ये लॉन्च की गई, यानी कि अमेरिका के द्वारा चलाई जाने वाली ये योजना है और इस योजना का लाभ यूरोप के देशों को मिल रहा था, है ना। जो यूरोप की देश थे, यूरोप के देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी अर्थव्यवस्था बदहाल हो गई थी, उसी बदहाल अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए यूरोप के द्वारा मतलब अमेरिका के द्वारा सहायता की गई यूरोपीय देशों की, ठीक है। तो वो सहायता किस योजना के अंतर्गत की गई थी? मार्शल योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ लेंगे, एक से अधिक बार वीडियो देख लेना तो आपको इन चीज़ों को 10 बार रटना नहीं पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। 1 से या 2 बार वीडियो देखेंगे बस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है। परमाणु अप्रसार संधि जिसे बोलते हैं एनपीटी क्या है, ठीक है। तो एनपीटी क्या है? पूरे विश्व में परमाणु हथियारों को रोकने के लिए एक संधि करी गई, ठीक है। उसी संधि का नाम रख दिया परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, पूरे विश्व में परमाणु हथियारों को रोकने हेतु की गई संधि को परमाणु अप्रसार संधि कहा जाता है। यानी कि पूरा विश्व परमाणु हथियारों को बनाया जा रहा था, तो भाई इससे नुकसान भी हो रहा था, आपस में झगड़ा भी होगा। झगड़ा इसलिए होगा कि अगर मैं परमाणु बम बना रहा हूँ तो पड़ोसी को लगेगा भाई ये हमारा पड़ोसी है, परमाणु बम बना रहा है, कहीं ऐसा ना हो अगर हमसे थोड़ी बहुत इसकी तू में हो गई तो परमाणु बम हमारे ऊपर ना गिरा दे, तो वो भी पहले से तैयार रहेगा, है ना। परमाणु बम वो भी बनाएगा। तो पूरा विश्व परमाणु हथियार बनाया जा रहा था। परमाणु हथियार बनाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उससे परीक्षण होंगे तो एक तो पॉल्यूशन होगा, यानी कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होगा। बार बार जैसे कि उसे चला करके देखा जाता है, किसी हथियार को बनाने के बाद उसे एक बार कोशिश की जाती है, सफल होता है ना, और उसके बाद लड़ाई झगड़ा हो जाती तो उनका प्रयोग भी होता है। तो जिससे क्या होगा, विश्व में अशांति फैलती है। तो मतलब विश्व को अशांति से बचाने के लिए परमाणु अप्रसार संधि की स्थापना की गई कि जिससे पूरा विश्व जो परमाणु हथियार बना रहा है उस पर रोक लग जाए, ठीक है। तो इस पर बहुत सारे देशों ने साइन भी किए थे, लेकिन भारत ने साइन नहीं किए। एनपीटी संधि पर भारत ने साइन इसलिए नहीं किए क्योंकि भारत को परमाणु हथियार बनाने थे, है ना। क्योंकि हम अपनी स्वतंत्र नीति अपनाए हुए हैं। यहाँ पे लिखा है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता में वही मतलब वही कंट्री, वही देश इस आंदोलन को चला रहे थे जो किसी गुट के पीछे नहीं भाग रहे थे, है ना। अगर गुट के पीछे भागते तो हमें इस संधि पे साइन करने पड़ते। तो हम बहुत सारी संधियों पे साइन करते भी हैं जो हमें पसंद आती हैं, और बहुत सारी संधि पर हमारा देश यानी कि साइन नहीं करता है, यानी कि हम उस संधि को नहीं मानते, स्वतंत्र नीति अपनाए हुए हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इस संधि के अंतर्गत 5 देशों को परमाणु हथियार संपन्न माना गया कि यानी कि जिनके पास परमाणु हथियार हैं। कौन कौन से देश थे? अमेरिका, रूस जिसे सोवियत संघ बोला करते थे, और ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ठीक है। तो इन 5 देशों को परमाणु शक्ति से संपन्न माना गया कि इनके पास परमाणु हथियार हैं। अब ये बात हो रही है 1967 तक, ये 5 देश थे 1967, यहाँ पे लिख के आ रहा है 1967, ठीक है। 1967 तक ये देश परमाणु शक्ति से संपन्न थे। यानी कि इसके बाद 68 में क्या आ गई, ये संधि आ गई। 1968 में परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी आ गया कि इसके बाद अब कोई परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ये तो परमाणु हथियार से संपन्न है, ठीक है। बाकी कोई देश नहीं बनाएगा। तो इनने सिग्नेचर करवाए कुछ देशों से, ठीक है। चलो आगे करते। इसके अतिरिक्त अन्य देशों को ये संधि परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकती है, यानी कि और कोई देश परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ये 5 देशों के अलावा, ठीक है। 5 देशों के पास परमाणु हथियार हैं ऑलरेडी और ये संपन्न है, इसके बाद और कोई देश नहीं बनाएगा। 1 जनवरी 1967 तक ये 5 देश संपन्न माने गए कि इनके पास परमाणु हथियार हैं, ठीक है। और
70 में इस संधि को बहुत ही ज़्यादा प्रभावी बना दिया गया कि इसके बाद अब कोई परमाणु हथियार नहीं बना सकता। लेकिन भारत ने फिर भी परीक्षण किए और परमाणु हथियार बनाए, क्योंकि भारत ने संधि पर साइन नहीं किए। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे मैं जो भी पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, और महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके दिमाग में बैठते जाने चाहिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, ये टॉप 100 बैच का ये हिस्सा है वीडियो। अगर इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसे समझने का प्रयास करेंगे, रटना नहीं है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्यूबा अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वीपीय देश था। तो क्यूबा क्या है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये अमेरिका है। ठीक है, और इधर कोई सोवियत संघ जैसा है, इधर सोवियत संघ है, इधर अमेरिका है। तो क्यूबा कहाँ पर, इधर है, यहाँ पर क्या है, क्यूबा। क्यूबा एक द्वीपीय देश है, अमेरिका के पास में ही स्थित, मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। ठीक है, मैंने क्लियर कोई मैप नहीं बनाया समझाने के लिए। ठीक है, ये हमारा है सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ। ठीक है, और ये क्या है, क्यूबा। थोड़ी देर के लिए मानते हैं ये है क्यूबा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात कही गई है, क्यूबा अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। तो कहाँ पर है क्यूबा स्थित, अमेरिका के पास में, अमेरिका के तट पर स्थित है। ये द्वीपीय देश है, द्वीपीय मतलब ये इसके चारों तरफ जल है। ठीक है, ये भूखंड है और चारों तरफ जल है, यानी कि वह भूखंड जिसके चारों तरफ जल हो उसे हम द्वीप बोलते हैं। तो ये कैसा देश है, द्वीपीय देश है। और किसके पास स्थित है, अमेरिका के पास स्थित है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताई गई है, क्यूबा अमेरिका के तट पर स्थित द्वीपीय देश है, लेकिन वह सोवियत संघ का मित्र था। ये मित्र किसका है, दूर वाले का, इसका मित्र है। सोवियत संघ का ये कौन है, मित्र है। ठीक है, सोवियत संघ का ये मित्र है। आई बात समझ में, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। यानी कि ये दूर, इसकी दोस्ती दूर वाले से है और पास अमेरिका की स्थित है। ठीक है, अब ये दोस्ती इसकी दूर वाले से क्यों है, क्योंकि सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था। यानी कि जो सोवियत संघ है इसे पैसा देता था, वित्तीय सहायता देता था, इसलिए इसकी मित्रता सोवियत संघ से है, अमेरिका से नहीं है। ठीक है, हालांकि ये पास में अमेरिका की स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1962 ईस्वी में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी मिसाइल तैनात कर दी, जिससे अमेरिका नज़दीकी निशाने पर आ गया। यानी कि 1962 में सोवियत संघ ने यहाँ पर यानी कि क्यूबा पर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। ठीक है, क्यूबा के ऊपर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी, जिससे अमेरिका क्या हो गया, नज़दीकी निशाने पर आ गया। क्योंकि अगर सोवियत संघ अपनी मिसाइल यहाँ पे तैनात करता तो अमेरिका बहुत दूर था, लेकिन इसने इसके पास में ही आकर के अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। ठीक है, जिससे क्या हो गया, अमेरिका नज़दीकी निशाने पे आ गया था। यानी कि ये अमेरिका को कभी भी टपका सकता था, है ना, मिसाइल के द्वारा। ठीक है, निशाने पर आ गया। आगे है, अमेरिका ऐसा कुछ भी करने से घबरा रहा था जिससे दोनों के बीच युद्ध शुरू हो। ठीक है, यानी कि अमेरिका कोई ऐसा कदम उठाने से घबरा रहा था, डर रहा था कि अगर हमने भी यहाँ पे मिसाइल वगैरह इधर से दाग दी तो दोनों में युद्ध हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, जो महाशक्तियाँ होती हैं वो कभी भी आपस में युद्ध नहीं लड़ती, क्योंकि इन्हें खतरा होता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये भी बहुत बड़ी महाशक्ति, ये भी महाशक्ति, दोनों आपस में टकरा जाएं, है ना, तो बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा। पूरी दुनिया भी डर रही थी इस युद्ध को देख करके, मतलब इस क्यूबा मिसाइल संकट को देख करके। ठीक है, तो मतलब घबरा रहा था कौन, अमेरिका। लेकिन आगे क्या होता, अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम होता है कैनेडी ने आदेश दिया कि सोवियत संघ को जहाज़ों, सोवियत संघ के करो यहाँ पे, सोवियत संघ के जहाज़ों को क्यूबा आने से रोका जाए। यानी कि सोवियत संघ की जो जहाज़ थे वो इधर से क्यूबा आ रहे थे, यहाँ से इस रास्ते से। ठीक है, सोवियत संघ के जहाज़ क्यूबा आ रहे थे, और क्यूबा क्यों आ रहे थे, अमेरिका से लड़ने के लिए। ठीक है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम था कैनेडी ने आदेश दिया कि जो क्यूबा के जहाज़ आ रहे हैं उनके लिए कैसे करके रोक दिया जाए। ठीक है, अब रोका जाएगा तो इस स्थिति को देख करके ऐसा लगा कि अब युद्ध होकर रहेगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इसके युद्ध मतलब जहाज़ों को रोकने जाएं, अमेरिका से कोई व्यक्ति जाए तो क्या होगा, युद्ध हो जाएगा।
है ना। तो इस स्थिति को देख करके तो ऐसा ही लग रहा था, है ना। क्या यहाँ से इसे रोक दिया जाए, इधर आने से कैसे करके रोक दिया जाए तो क्या होगा, मतलब युद्ध नहीं हो पाएगा। और युद्ध ये भी खतरा था कि अगर हम रोकने जाएं तो वहीं पे लड़ाई ना हो जाए, है ना। तो ये देख करके सारी दुनिया, है ना, सारी दुनिया इस स्थिति को देख करके घबराई हुई थी, डर रही थी कि ऐसा ना हो जाए इन दोनों महाशक्तियों में युद्ध हो जाए, ठीक है। तो इसी को हम शीत युद्ध का चरम बिंदु कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसी घटना को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा गया। शीत युद्ध का मतलब यानी कि वास्तविक लड़ाई नहीं होती, दोनों की विचारधाराओं की लड़ाई होती है आपस में, मतलब अपने आप को श्रेष्ठ बताती हैं विचारधाराएं। यानी कि अमेरिका पूंजीवादी दुनिया का समर्थक था, वो पूंजीवादी व्यवस्था को श्रेष्ठ बताता था, और सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था, वो साम्यवादी विचारधारा को अच्छा बताता था। तो इन्हीं दोनों की विचारधाराओं को लेकर के लड़ाई थी, है ना, आपस में तनातनी थी। इसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। और हाँ, वास्तव में युद्ध नहीं होता, लेकिन इस समय लगा था कि युद्ध होकर के रहेगा, इसीलिए शीत युद्ध का चरम बिंदु इसी को कहा जाता है। किसको, जो घटना अभी पढ़ते चले आ रहे हैं, क्यूबा मिसाइल संकट को, ठीक है। तथा इसी घटना को हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। हालांकि लड़ाई नहीं होती, ना ही कोई किसी के ऊपर मिसाइल गिराता है। समझ गए होंगे, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। हालांकि यहाँ पर युद्ध नहीं होता है, ना ही कोई किसी के ऊपर मिसाइल गिराता है। ये दोनों महाशक्तियाँ अंत में युद्ध को टालने का फैसला ले लेती हैं कि भाई हम युद्ध नहीं लड़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे इसको अच्छे से, ठीक है। और हाँ, अगर आप हमारा टॉप 100 बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो जानकारी दी गई है, ठीक है, तो और ये नंबर आ रहा है व्हाट्सअप नंबर, उससे संपर्क कर सकते हैं और टॉप 100 बैच का हिस्सा बन सकते हैं। और जो लोग पहले से हैं तो इसका लाभ उठा ही रहे हैं, उनके लिए कंप्लीट वीडियो देखने को मिलता है कि ये वीडियो 1 घंटा का रहता है, आपके लिए उसका कुछ ही हिस्सा देखने को मिल पाता है, क्योंकि आप टॉप 100 बैच के हिस्से नहीं हैं। हाँ, बाकी बहुत कुछ मिल रहा है आपको, ठीक है, फ्री में भी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।